गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इन आयुर्वेदा रियलिटी चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एग्जाम्स, अब सभी के एग्जाम्स आ रहे हैं। अब मार्च 2026 में सभी के एग्जाम थे। ओके, ऑफिशियल सर्कुलर भी आ चुका है, आप सभी को पता है। ठीक है, कुछ दिसंबर से आपके एग्जाम फॉर्म भरना, दिसंबर जनवरी मंथ से आप एग्जाम फॉर्म भरना शुरू करोगे आप लोग सभी। ठीक है, तो देखो, अब स्ट्रैटेजी, अब आपको एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलना पड़ेगा। ठीक है, देखो, जिनको बनाना है वही बनाओ, मैं से सबको बोल रहा नहीं कि बनाओ करके। ठीक है, तो देखो, अब सब लोग आते हैं अपने स्टडी स्ट्रैटेजी के ऊपर। सब लोग का अपना अपना एक टारगेट रहता है कि हम इस मंथ तक स्टडी पूरी करेंगे, इस मंथ तक स्टडी कंप्लीट करेंगे, इस मंथ सिलेबस कंप्लीट करेंगे और बाद में रिविजन करेंगे। बट ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा मत करो। ठीक है, आप करोगे 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट पूरा पढ़कर और एक बाद में रिविजन करते पढ़ोगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करो। ठीक है, प्रॉपर करो, प्रॉपर रिवीजन प्लस स्टडी एक साथ करो, एक साथ। ठीक है, जब का तब, जब का तब। ठीक है, ऐसे इसको बाद में रिवीजन के लिए छोड़ो मत। ठीक है, जब का तब फिट करके बैठ जाओ। ओके, मेरा ये कहना है। ओके, अब देखो, स्टडी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे 4 मंथ की। 4 मंथ मीन्स नवंबर। आप नवंबर कौन सी भी डेट पकड़ो, आपके हिसाब से आपको जो भी डेट पकड़ना है वो डेट से, लेकिन 20 नवंबर, लेकिन 18 नहीं, 15 नवंबर तक। ठीक है, 15 नवंबर तक की डेट आप पकड़ के चलो। ठीक है, मतलब कोई 11 से शुरू करो, कोई 12 शुरू करो, कोई 13 शुरू करो, कोई 14 से, कोई 15 से, कोई 16 से। लेकिन कोई 17-18 शुरू मत करो, क्योंकि ऐसे 4 मंथ अगर देखा जाए तो फिर मार्च तक जाएगा, फिर मार्च, 18 मार्च, क्योंकि एग्जाम के 22 मार्च में, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके, समझा कि डेट्स आपको 15 नवंबर के अंदर की ही चूज करना है आपके स्टडी चालू करने के लिए। ओके, या ज्यादा से ज्यादा 16 नवंबर तक, ज्यादा से ज्यादा 16 नवंबर तक ही। ओके, सो आपके हिसाब से वो डेट्स रहेगी। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, किसी को बोला कि 15 नवंबर से स्टार्ट करो स्टडी, 15 नवंबर से 15 मार्च तक, बस ये 4 महीने की स्टडी स्ट्रैटेजी बनाओ, खत्म। अब देखो, की पॉइंट्स क्या बोलते हैं स्टडी स्ट्रैटेजी के लिए। सबसे पहले, जब आप चालू करोगे 15 नवंबर से स्टडी, तो आप सबसे पहले क्या करना, थर्ड टर्म के पोर्शन सबसे पहले कंप्लीट करना। जो थर्ड टर्म पोर्शन है आप सभी के लिए नया हो, मतलब थर्ड टर्म में जो भी चैप्टर्स होते हैं 5 सब्जेक्ट में, वो आप सभी के लिए नए होते हैं, नए टॉपिक्स होते हैं, तो आपको वो नहीं समझता है। ठीक है, अगर आप बाद में उसको रिवीजन डायरेक्ट आप उसको लास्ट में रिवाइज करते हो, पढ़ते हो, तो इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपका काम है थर्ड पोर्शन का सिलेबस निकाल कर उस, ठीक है, थर्ड पोर्शन सिलेबस निकालो और वो पहले पूरा कंप्लीट करो अच्छे से पढ़कर। आपके कॉलेज में पढ़ना शुरू किए नहीं किए मुझे पता नहीं है, लेकिन आप खुद से पढ़ना चालू करो थर्ड टर्म का पोर्शन। ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, डाउट में पूछो, डाउट मुझको पूछो। आपके लेक्चर, आपके अगर कॉलेज शुरू होगा थर्ड टर्म का तो बहुत अच्छा है, थर्ड टर्म पोर्शन शुरू हो गया होगा तो बहुत अच्छा। ठीक है, क्योंकि हर कॉलेज में थर्ड टर्म के पोर्शन और पूरा कंप्लीट होता नहीं है, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, मैंने हर कॉलेज से कांटेक्ट किया है कि हर कॉलेज में थर्ड टर्म का पोर्शन कंप्लीट होता नहीं है पूरा, बात आधे से ज्यादा पोर्शन थर्ड टर्म का सेल्फ स्टडी ही करना पड़ता है। ओके, इसलिए अभी से स्टार्ट करो थर्ड टर्म का पोर्शन करना। ठीक है, 15 नंबर के पहले निकाल लो सिलेबस थर्ड टर्म का, 15 नंबर के पहले, फिर 15 से बैठो थर्ड टर्म को लेकर। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक तो करो, एक महीना थर्ड टर्म पोर्शन करो। एक महीने में हर सब्जेक्ट का थर्ड टर्म का पोर्शन आपका कंप्लीट होना चाहिए, एकदम स्टडी के साथ, पढ़कर भी और रिवाइज करके भी। जब का तब, जब का तब रिवाइज करना मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने थर्ड टर्म कोई चैप्टर शुरू किया है, उस चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा थर्ड टर्म का, मैं सभी के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, 15 नंबर के पहले तक, तो आपको, ठीक है, तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले पढ़ने का, अच्छे से स्टडी करने का उसका अच्छे से, फिर उसको तभी का तब रिवाइज करने का माइंड में, बुक बंद करके या लिख कर, रफ बुक में लिख कर, रफ वर्क, रफ जैसा लिख कर रिवाइज करने का। ठीक है, या रफ जब भी आप माइंड में रिकॉल करते हो, रफ रिकॉल, उसको रिकॉल कर कर आप रिवाइज करने का, जब का तभी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बाद में करूंगा पर चैप्टर होने के बाद, ठीक है, क्योंकि वो होता नहीं है। ठीक है, तो जब का तब उसी टॉपिक को रिवाइज करने का, पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद। ओके, ये मेरा कहना है, और इस तरह से आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में अगर जब जब हम कोई भी चीज बात से छोड़ते हैं तो वो होता नहीं। ठीक है, सो सबसे पहले आप क्या करोगे, थर्ड पोर्शन सिलेबस निकालोगे। ओके, फिर
थर्ड पोर्शन थर्ड टर्म का सिलेबस निकाल कर उनमें से फिर एक एक चैप्टर चालू करेंगे 15 नंबर से या 16 नंबर से, 12 13 आपके जो भी डेट है। तो उस पहले हफ्ते में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना, फिर बाद में जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो टॉपिक्स कवर करना। ठीक है, पढ़ना पूरा थर्ड टर्म पोर्शन। ठीक है, क्योंकि आपके लिए पूरा नया है, वो पूरे नए चैप्टर्स रहेंगे वो। ठीक है, इससे पढ़ना तो पूरा थर्ड टर्म पोर्शन। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, वहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस एग्जाम में। सो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, थर्ड पोर्शन थर्ड टर्म का पोर्शन कंप्लीट करना। कहाँ से तब एक 1 मंथ में 1 मंथ पकड़ के चलना। ठीक है, 30 डेज 1 मंथ में आपको थर्ड टर्म का पोर्शन पूरा कंप्लीट करना है पढ़कर, 5 सब्जेक्ट्स का भी। ओके, जो भी 5 सब्जेक्ट्स है आपको बीएमएस में। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद करके तो माइंड में रख के चलने की। सबसे पहले थर्ड टर्म, बाद में फर्स्ट और सेकंड टर्म, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टर्म के आपने पढ़ चुका है। ठीक है, एक बार 2 बार पढ़ चुके हो, मुझे पता है। ठीक है, अभी आपके कॉलेज में एग्जाम भी हो चुके हैं, आपने पढ़ भी चुके हैं, आपने वाइवा के लिए भी पढ़ चुके हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब आपको ऑलमोस्ट फर्स्ट टर्म का भी 50% याद है, सेकंड टर्म का भी 50% याद है, इसलिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या करूंगे, थर्ड टर्म का पोर्शन कंप्लीट करना। बाद में अब ये कंप्लीट होने के बाद फिर शुरू से स्टार्टिंग करना। आप ये कंप्लीट हो गया 1 मंथ में, ये 1 मंथ में पूरा कंप्लीट कर दिया आपने, अच्छे से पढ़कर रिवाइज करके सब कुछ करके। अब चालू करना फर्स्ट टर्म से, पहले चैप्टर से, हर सब्जेक्ट के पहले चैप्टर चालू करना। ठीक है, तो हर चैप्टर से चूज करना है हाई वेटेज टॉपिक्स। ये मैं सब प्रोवाइड कर रहा हूँ, हाई वेटेज टॉपिक प्रोवाइड करने वाला हूँ 10 नवंबर तक। ठीक है, सो हाई वेटेज टॉपिक्स सबसे पहले चूज करना। ओके, और हर एक चैप्टर में जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स आते हैं वही टॉपिक पहले करना, फिर बाद में जो एमसीक्यू के लिए होते हैं और जिसका वेटेज ही नहीं है, वो मत करना बट ऊपर करना, लेकिन जो एमसीक्यू के लिए आते हैं वो टॉपिक कंप्लीट करके ही रखना। ठीक है, प्रॉपरली। और हाई वेटेज टॉपिक्स को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना, एचसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना और एलएक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना। ठीक है, क्योंकि वहां से एमसीक्यू बन सकता है, एचसीक्यू बन सकता है, एलएक्यू भी बन सकता है, क्योंकि ये हाई वेटेज टॉपिक है। हाई वेटेज टॉपिक चूज करना, हर एक चैप्टर का एक पेज में लिखना, आप कौन चैप्टर का कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है उसको लिखना, फिर इसको कवर करना, फिर टिक करना कि हाँ ये टॉपिक हो चुका है। फिर ऐसा बताऊँ, बहुत इजी में बता रहा हूँ आपको प्लानिंग। ठीक है, एकदम हार्ड प्लानिंग बता रहा हूँ तो नहीं। हर एक चैप्टर का हाई वेटेज टॉपिक चूज करके सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स, बाद में लो वेटेज टॉपिक्स। ओके, याद रखना। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, अब देखो यह सभी को पता है और आप सभी को पता है कि कितना लिखना है एसएक्यू के लिए, एलएक्यू के लिए। ठीक है, 3 पेज 2 to 3 पेज एसएक्यू, 4 to 5 पेज एलएक्यू। ओके, इसके लिए 2 to 3 पेज और इसके लिए 3 to 5 पेज। ओके, सफिशिएंट है, इतने में आपको मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। 2 to 3 पेज लिखने के बाद आपको मार्क्स मिल जाएंगे एसएक्यू में 3.5 या 3 हाफ नहीं मिलता है, 3 नहीं तो 4 मिलता है। और 3 to 5 पेजेस आगे पीछे बोल रहा हूँ, 3 to 5 पेजेस आगे पीछे मतलब ऐसा 1 2 3 4 5, एक का पीछे का 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे बोल रहा हूँ। ओके, सेम ऐसे के लिए भी एलएक्यू के लिए भी। सो ये सफिशिएंट है, यहाँ पे 3 मार्क आराम से मिलते हैं, लेकिन जो लिख रहे हो वो भी सही रहना चाहिए। और यहाँ पे आराम से 6 से 7 मार्क मिलते हैं, क्योंकि जो लिख रहे हो वो भी सही रहना चाहिए, प्रॉपर पॉइंट वाइज जो भी आप लिख रहे हो। ठीक है, अब सबसे मेन ये पॉइंट, रिवाइज श्लोकास रेगुलरली। जब तक आप श्लोकास रेगुलर रिवाइज नहीं करेंगे आपको तब तक श्लोक होंगे नहीं याद। ये मैं अपने तरफ से गारंटी देता हूँ कि जब तक आप रेगुलर श्लोकास को रेगुलर रिवाइज करते नहीं रहोगे, जो भी आप जिस टॉपिक आप रेगुलर जो टॉपिक आप स्टडी कर रहे हो उस टॉपिक से जब श्लोकास होंगे तो उसको रेगुलर पढ़ रहे हो और रेगुलर रिवाइज कर रहे हो। श्लोकास लिए टाइमिंग निकाल दो 1 आवर का, इसको 1 आवर का टाइमिंग निकाल के हर सब्जेक्ट की श्लोकास रिवाइज करो, जो आपको करने का है। ठीक है, आपने एक दिन में जो टॉपिक कंप्लीट किया है, ओके, इसके अनुसार तो श्लोकास है उसमें, तो जो श्लोकास करना इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट श्लोकास आपको 1 आवर में सारे सब्जेक्ट्स के रिवाइज करना पड़ेगा हर रोज। ठीक है, हर रोज मतलब हर रोज, और हर रोज आपके श्लोकास ऐड होते जाएंगे। जैसे आप आज के दिन आपके टॉपिक से आपके पूरे निकले 5 श्लोकास 10 श्लोकास, तो वही श्लोकास रिवाइज दिन पढ़कर दूसरे दिन आपको वही रिवाइज करके उसमें और ऐड करने का दूसरे दिन के। ठीक है, कब 1 आवर का टाइमिंग निकाल के, इस 1 आवर के टाइमिंग में 1 आवर टाइमिंग आप अपने हिसाब से निकालना, आपको जब मिलता है। ठीक है, 1 आवर डेली रिवाइज श्लोकास रेगुलरली, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि डेली रेगुलर रिवाइज करो 1 आवर श्लोकास, हर सब्जेक्ट के 1 आवर के अंदर रिवाइज करते जाओ।
और ऐड करते जाओ। हर जैसे जो आप फोकस ऐड कर जाएंगे फिर आपका टाइम बढ़ जाएगा, 1 आवर से 2 आवर हो जाएगा एग्जाम तक, ठीक है। लेकिन करना है मतलब करना है रिवाइज, ओके। जब तक रिवाइज नहीं करोगे श्लोकास, फिर एक दिन पहले बैठोगे आप पढ़ने को श्लोकास, तो होंगे ही नहीं, होंगे बस 10 मिनट के लिए, बाद में भूल जाओगे ऑन द टाइम ऑफ एग्जाम, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि सर पूरे टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है हर चैप्टर से, तो अब क्या करें, अब हम क्या करें। तो अब आप क्या कर सकते हो, जो टॉपिक से क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया है, ठीक है, वो टॉपिक को स्किप कर दो, क्योंकि वो टॉपिक से क्वेश्चन कभी बनेगा ही नहीं, ना कभी आएगा, क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है। जो टॉपिक्स से कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, वैसे तो ऑलमोस्ट 90% टॉपिक्स से पूछा गया ही एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन जो 10% टॉपिक्स है, हर सब्जेक्ट के 10% टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछे जाते हैं और नहीं आते कभी, तो वो टॉपिक्स आप, वो 10% टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब वो आपको डिसाइड करेंगे आप कौन सा टॉपिक स्किप करने का है, स्मार्टली स्किप करना, ओके। एकदम स्मार्टली टॉपिक को स्किप करना, मतलब अगर ऑड क्वेश्चन में अगर वो टॉपिक आता है 10% वाला, 10% जो टॉपिक हम स्किप किया है, अगर वो टॉपिक से क्वेश्चन आता है ऑड में, ऑड क्वेश्चन अगर बनता है उस टॉपिक से, तो आपको उसके बारे में भी लिखना आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, ओके। इसलिए बोल रहे हो कि टॉपिक को, जो आप टॉपिक स्किप कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, वो भी उसको क्या करना, स्मार्टली स्किप करना, स्मार्टली उसको टॉपिक को स्किप करना, ओके। सो ये मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं। इस 5 पॉइंट्स के अनुसार अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी सेट करते हो, रेगुलर और कंसिस्टेंसी मेन होते हैं, कंसिस्टेंसी स्टडी में क्या मेन होते हैं, कंसिस्टेंसी, टाइमिंग की कंसिस्टेंसी और स्टडी की कंसिस्टेंसी, ठीक है। नो डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आपको किसी बात का, किसी चीज का, ओके, होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहेगी, आपकी रेगुलर टाइमिंग मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी और टाइमिंग रेगुलरली, टाइमिंग मेंटेन रेगुलरली, और टाइमिंग की भी कंसिस्टेंसी चाहिए, ओके। टाइमिंग की कंसिस्टेंसी और स्टडी की भी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी चीज से डिस्ट्रैक्शन हो रहे हो तो फिर ये कभी मेंटेन नहीं रहेगा, फिर आपको 1 महीने पहले बहुत टेंशन आएगा, फिर आप एक दिन पहले पढ़ना चालू करोगे, ठीक है, ओके। सो ये मैंने अपने हिसाब से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान बताया आपको मैंने, आप सब लोग फॉलो करो, ठीक है। अगर इसके अनुसार अगर आप फॉलो करते हो तो आप एग्जाम में 100%, अगर कोई टॉपर इसको फॉलो कर रहा है, आपके कॉलेज का कोई टॉपर होगा, अगर वो इसको फॉलो करते हैं प्रॉपरली, अब जब हर कॉलेज में टॉपर्स होते हैं, हर बैच में टॉपर्स होते हैं ज्यादा मार्क्स लाने वाले, अगर वो इसको फॉलो कर रहे हैं तो वो, मैं गारंटी देता हूँ कि वो कॉलेज में टॉप करेंगे और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी टॉप कर सकते हैं, अगर वो प्रॉपर फॉलो करते हैं। और बाकी सब भी ऐसा नहीं बोल रहे कि वही फॉलो कर सकते हैं, बाकी के लोग भी अगर आप प्रॉपरली इसको अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं हर दिन रेगुलरली, तो आप भी अपने कॉलेज में टॉप कर सकते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉप कर सकते हो, ओके। मैं आपको विश करता हूँ कि आप अपने एग्जाम में टॉप करो, अपने कॉलेज से टॉप करो या यूनिवर्सिटी में टॉप करो, ठीक है। अगर आप ये प्रॉपरली फॉलो करते हो, सब लोग, सभी के सभी जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं, प्रॉपरली रेगुलरली और कंसिस्टेंसी, प्रॉपरली रेगुलरली और कंसिस्टेंसी, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि आपकी कॉलेज टाइमिंग, आपके कॉलेज भी होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। सो प्रॉपरली फॉलो करो, ठीक है। और किसी को टाइमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको शेड्यूल जो खुद से टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं स्टडी से रिलेटेड, तो वो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको स्टडी टाइम टेबल बना के दूंगा, ओके, ठीक है, 4 मंथ्स का प्रॉपरली, ओके। प्रॉपर टाइम टेबल बना के दूंगा क्या इसको, ओके। सो थैंक यू।